नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज की बात पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा की अधूरी विदाई की दास्तान है जो अपने ही अधूरे विवाह, अपने अधूरे सपनों के बीच जोड़े के धागों में बंध कर रह गई थी। क्योंकि यह कहानी है माया की, एक दुल्हन जिसकी बारात कभी नहीं आई, जो अपने प्रेम, अपने अपमान और अपने अधूरे 7 फेरे मौत के बाद भी पूरी करने लौटी थी। वो चाहती थी मुक्ति, पर पाया उसने श्राप। वो चाहती थी प्यार, पर मिल गई उसे भटकन की अमर पीड़ा। और फिर सालों बाद जब नीरज और मनीषा ने वही शादी का जोड़ा खरीदा, तो वो जोड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो माया की कैद हुई आत्मा का खोल था। रोशनी बुझने लगी, घर की दीवारें हिलने लगीं और उस जोड़े के हर धागे से निकलने लगी एक ऐसी चीख जो सीधी आत्मा को चीर जाती है। मनीषा सोचती थी ये सब उसका वहम है, पर जब आईने में उसने खुद को नहीं किसी और दुल्हन को देखा, तब सब खत्म हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी बताएगी कि कभी कभी आत्माएं मरती नहीं, वो बस किसी और की जिंदगी में जगह बना लेती है। अगर यह कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर दे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर बार उतरते हैं उस सच्चे अंधेरे में जहां प्यार और श्राप के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं उस भूतिया दुल्हन के जोड़े की ओर जो अब राख बन चुका है, लेकिन उसकी पायल की आवाज अब भी हवा में गूंजती है, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। चलिए शुरू करते हैं। आज जिस डरावनी घटना के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वह मेरे अपने साथ हुई सच्ची घटना है। अगर मैं खुद पर यकीन न करती तो शायद आज भी इसे कोई सपना समझती, लेकिन वह सपना नहीं था, वह डर था जो मेरे अंदर अब तक जिंदा है। शुरुआत में मुझे भूत प्रेत, चुड़ैल या किसी भी तरह की आत्मा जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं इन्हें सिर्फ लोगों की अंधविश्वासी सोच मानती थी, पर जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी जिंदगी और मेरी सोच दोनों बदल दिए। आज मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जैसे भगवान हैं वैसे ही शैतान भी हैं। ये बात उस वक्त की है जब मेरी शादी तय हुई थी मेरे बचपन के दोस्त नीरज से। हम एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे, स्कूल, खेल, गली, मोहल्ले, सब कुछ साथ में। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और जब नीरज की नौकरी लग गई तो हमने शादी का फैसला कर लिया। दोनों घर वाले भी खुश थे, इसलिए सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। उन दिनों हमारी ज्यादातर शामें शादी की शॉपिंग में गुजरती थीं। हर लड़की की तरह मैं भी चाहती थी कि अपनी शादी में सबसे अलग दिखूं। मैं कोई ऐसा जोड़ा चाहती थी जो किसी ने पहले कभी न पहना हो। हमने शहर के बड़े बड़े मॉल घूम डाले, लेकिन मुझे कोई जोड़ा पसंद नहीं आया। नीरज ने तो अपनी शेरवानी खरीद ली थी, पर मैं अब भी खाली हाथ थी। एक दिन हम दोनों फिर से निकले, शायद आखिरी कोशिश के तौर पर। ट्रैफिक बहुत भारी था तो नीरज ने गाड़ी रोक दी। मैं खिड़की के बाहर देख रही थी कि तभी एक करीब 14 साल का लड़का हमारी कार के पास दौड़ता हुआ आया। उसने खिड़की पर टक टक की। नीरज ने थोड़ा झुंझलाकर कांच नीचे किया। क्या है, कुछ चाहिए? लड़के ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वह मुझे पहले से जानता हो। वह बोला, दीदी आपको शादी का जोड़ा खरीदना है ना? हमारी दुकान पर आइए, एक बार देख लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। मैं चौंक गई। वह कैसे जानता था कि मैं शादी का जोड़ा ढूंढ रही हूँ? मैंने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं शादी का जोड़ा खरीद रही हूँ? वह थोड़ा मुस्कुराया। दीदी, मैंने आपको कई जगह ट्राई करते देखा था, याद नहीं होगा आपको? उसकी आवाज अजीब थी, ना बच्चा जैसी, ना पूरी तरह बड़ी, जैसे कोई और बोल रहा हो उसके अंदर से। नीरज ने झुंझलाकर कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, जा यहां से। पर लड़का वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें मुझसे हटी ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे वो सच कह रहा हो, या शायद मेरे अंदर की बेचैनी चाह रही थी कि मैं उसे सुनूं। मैंने नीरज की तरफ देखा। चलो ना, एक बार देखते हैं, क्या पता मिल ही जाए। नीरज ने माथा पकड़ा। मनीषा, तुमने शहर के सारे मॉल छान मारे, अब इस छोटी सी दुकान में मिलेगा? मैं मुस्कुराई। हो सकता है नीरज, देखने में क्या जाता है? वह गहरी सांस लेकर बोला, तुम भी ना जिद छोड़ो, खैर चलो देखते हैं। वह लड़के को इशारा करके बोला, चलो दिखाओ अपनी दुकान। हम उसके पीछे चल दिए। गलियों के बीच से गुजरते हुए हम एक संकरी सी जगह पहुंचे। वहां एक छोटी सी दुकान थी, बाहर से टूटी फूटी,
लेकिन अंदर टिमटिमाती रोशनी थी। अंदर मुश्किल से 5-6 शादी के जोड़े लटके हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गुलाब और धूल की मिली जुली। मेरे पैर खुद ब खुद अंदर चले गए। वो लड़का मुस्कुराया। देखिए दीदी, आपको यही जोड़ा पसंद आएगा। उसने एक लाल जोड़ा उतार कर मेरे सामने रखा। कपड़ा ठंडा था, जैसे बरसों से किसी अलमारी में बंद पड़ा हो। मैंने उसे छुआ तो मेरे हाथों में झनझनाहट सी हुई। नीरज ने पीछे से कहा, अरे ये तो पुराना लग रहा है, नया नहीं। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नया ही है साहब, बस इंतजार कर रहा था किसी के आने का। उस पल दुकान के अंदर की हवा भारी हो गई। मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो अंधेरे कोने से, और मैं सोच भी नहीं पाई कि वो जोड़ा मेरे लिए क्या लेकर आने वाला था। नीरज मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई हो। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला। मैं चुपचाप खड़ी थी जब दुकान के अंदर से एक औरत आई। उम्र करीब 50 साल, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखों में थकान जैसी कोई बात। उसने हाथ जोड़कर कहा, आइए बिटिया, बैठिए। बहुत सुंदर जोड़े हैं हमारे पास। हम दोनों अंदर रखी टूटी सी कुर्सियों पर बैठ गए। दुकान में हल्की सी नमी की गंध थी, जैसे वहां बरसों से धूप नहीं आई हो। वो औरत एक मामूली सा लाल जोड़ा लेकर आई और हमारी आंखों के सामने रख दिया। कपड़ा थोड़ा फीका लग रहा था। नीरज ने झट से मेरी ओर देखा और धीमे गुस्से में कहा, मनीषा, ये देखने के लिए तुम यहां लाई हो मुझे? मैं कुछ कहती उससे पहले ही उसने उठकर कहा, चलो यहां से, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम जानती हो। वह मुझे पकड़कर बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से उस औरत ने धीरे से कहा, बस एक जोड़ा और देख लीजिए बिटिया, ये खास है, किसी और के लिए नहीं रखा इसे। नीरज पलटा, चिढ़कर बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए, समझी? लेकिन मेरा मन जाने क्यों मान नहीं रहा था। नीरज, एक बार देख तो लेते हैं, मैंने धीरे से कहा। वह गुस्से में चुप हो गया और मैं जान गई उसने मान लिया है। वो औरत अंदर गई और कुछ सेकंड बाद एक जोड़ा लेकर लौटी। जैसे ही उसने उसे हमारी आंखों के सामने रखा, हम दोनों थम गए। वो जोड़ा इतना सुंदर था कि एक पल के लिए लगा सांस ही रुक गई। लाल रेशमी कपड़ा, उस पर सोने जैसे धागों की बारीक कढ़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने महीनों नहीं बल्कि बरसों का जुनून उसमें डाल दिया हो। नीरज ने धीरे से कहा, ये तो मॉल वाले से भी अच्छा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी कोयले की खान में भी हीरा निकल आता है नीरज। वह हंस पड़ा, हाँ, लेकिन यह तो उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। हम दोनों बस उसे देखते रहे। वो जोड़ा जैसे हमें बुला रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझे ले जाओ। इनकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैंने औरत से पूछा, इसकी कीमत कितनी है? वो बोली, बस 20,000। हम दोनों हैरान रह गए। ऐसा जोड़ा जिसकी कीमत मॉल में कम से कम 5 लाख तो होती, यहां 20,000 में। मैंने शक से पूछा, इतना सस्ता क्यों दे रही हैं? कुछ पुराना तो नहीं है? वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। अरे बिटिया, बाकी जोड़ों के साथ ही बनवाया था, बस यह थोड़ा खास बनवाया गया है। हाथ का काम है ना, इसलिए सस्ता दे रही हूं। किसी और को नहीं जंचा था यह। उसकी आंखें कुछ पल के लिए मेरी आंखों से मिली और जाने क्यों मेरे भीतर एक ठंडक उतर गई। फिर भी मैंने सिर हिला दिया। ठीक है, ले लेते हैं, नीरज ने कहा। पहले ट्राई तो कर लो। मैं मुस्कुराई, हाँ करती हूं। मैं जोड़ा लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। वहां धुंधली पीली लाइट थी और पुराना सा बड़ा आईना। जब मैंने जोड़ा पहना तो अचानक मुझे लगा जैसे कपड़े के अंदर कुछ सुई सी चुभ गई हो। मैंने सोचा शायद धागा होगा और ध्यान नहीं दिया। जोड़ा पहनकर जब मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो एक पल के लिए खुद को पहचान नहीं पाई। मैं वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे यह जोड़ा मेरे लिए ही बना हो। लेकिन तभी आईने के अंदर कुछ हिला। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, पर फिर मैंने देखा मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं पलटी, कुछ नहीं था। लेकिन जब फिर से आईने में देखा तो दिल की धड़कन रुक गई। पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद जैसे राख, आंखों के नीचे काले गड्ढे जिनसे खून रिस रहा था, बाल लंबे उलझे और शरीर पर जगह जगह कटने के निशान। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझ पर गुस्सा हो, जैसे मैं उसकी कोई चीज पहन ली हो। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होंठ हिले, जैसे उसने बहुत धीरे कहा हो, उतार दो। मेरे पैर कांपने लगे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पाई।
मेरे हाथ खुद ब खुद उस जोड़े को पकड़कर सख्त हो गए और आईने में वो लड़की अब और पास आने लगी। और उस वक्त मेरी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। वो लड़की मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे अपनी आंखों से ही मुझे निगल जाएगी। उसकी नजरों में जो गुस्सा था वो किसी जिंदा इंसान का नहीं हो सकता था। मेरे माथे पर पसीना आने लगा, हाथ कांप रहे थे, सांसें अटक रही थीं। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। डर धीरे धीरे मेरी हड्डियों में घुस रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, खून जैसी, नफरत जैसी। मैं आईने में उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर किसी ने कहा, देखो। मैंने कांपते हुए गर्दन मोड़ी। वो वहीं थी, आईने में भी और मेरे पीछे भी, बस कुछ इंच की दूरी पर। मैं चीख भी नहीं पाई, बस जमी रही। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल पड़ रही थीं, जैसे उनमें आग भर दी गई हो। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मैं खुद उसे सुन सकती थी। उसी वक्त नीरज चेंजिंग रूम के अंदर आया। मनीषा, कैसा लग रहा है तुझे? उसकी आवाज सुनकर जैसे मेरा जादू टूट गया। मैंने झट से उसकी तरफ देखा। चेहरा पसीने से भीगा था। वो मुस्कुराया। अरे वाह, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। सच? हाँ, बहुत, उसने कहा। मेरी निगाह उसके पीछे गई। वो लड़की अब गायब थी। मैंने गहरी सांस ली, राहत मिली। चलो, मैंने कहा, यही जोड़ा ले लेते हैं। हम बाहर निकले। मैंने औरत को आवाज दी, पैक कर दीजिए, हम इसे ले रहे हैं। वो औरत मुस्कुराई। बहुत अच्छा चुनाव किया आपने बिटिया, बहुत खास जोड़ा है ये। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। वो जोड़ा पैक किया गया और हम गाड़ी में बैठ गए। मैंने जोड़े को गोद में रखा और खिड़की से बाहर देखने लगी। नीरज गाड़ी चला रहा था और हल्का सा गुनगुना रहा था। अचानक गाड़ी के शीशे में कुछ दिखा। पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी थी, सफेद चेहरा, लाल आंखें, मुझे सीधा घूरती हुई। मैंने घबराकर पीछे देखा। कुछ नहीं था, सीट खाली थी। मैंने खुद को समझाया, थकान है, भ्रम है, कुछ नहीं। नीरज बोला, क्या हुआ? मैंने सिर झटक दिया। कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर, आराम कर लेना घर जाकर, उसने कहा। हम घर पहुंचे। नीरज ने मुझे छोड़ा और अपने घर चला गया। मैंने सारे बैग उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। रास्ते में मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। धीमे नापे हुए कदमों की आवाज, टिक टिक टिक। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडी सरसराहट थी, जैसे किसी ने अभी अभी सांस छोड़ी हो। मैं जल्दी से दरवाजे तक पहुंची, चाबी घुमाई और अंदर गई। तभी अचानक बाहर हवा तेज चलने लगी। पत्ते उड़ने लगे, बिजली कौंधी और आसमान फटकर गरज उठा। अभी कुछ मिनट पहले तक मौसम बिल्कुल साफ था। मैंने सोचा, मौसम है, कुछ भी हो सकता है, और अंदर चली गई। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, सामने से एक काली बिल्ली उछलकर मेरी तरफ आई। वो मेरी ओर झपटी और मैं चीख पड़ी, पर वह मुझे छुए बिना ही बगल के फूलदान से टकराई और उसे गिराकर भाग गई। फूलदान जमीन पर टूट गया। मैं वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। दिल धक धक कर रहा था, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मेरी चीख सुनकर मां दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? मैंने कांपती आवाज में कहा। हाँ मां, कुछ नहीं, बस एक काली बिल्ली अंदर आ गई थी। मां ने राहत की सांस ली। अरे, पड़ोस की बिल्ली होगी, कई बार अंदर चली आती है, तू डर मत। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाया, पानी और जूस दिया। मैं धीरे धीरे खुद को संभालने लगी। मां मुस्कुराई। तो आज अपने लिए जोड़ा पसंद कर ही लिया ना? मैंने मुस्कुराकर कहा। हाँ मां, इतना सुंदर जोड़ा है कि आप देखोगी तो यकीन नहीं करोगी। मैंने बैग से वह जोड़ा निकाला और मां को दिखाया। जैसे ही उन्होंने देखा, उनकी मुस्कान थम गई। उनकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं, फिर धीरे से बोली, सच में बेटा, बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे। वो रुक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ मां? उन्होंने नजर झुका ली। कुछ नहीं, बस लगा जैसे यह जोड़ा पहले भी कहीं देखा हो। उनकी आवाज अजीब तरह से धीमी थी। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया और खिड़की के शीशे पर बारिश की एक ठंडी बूंद फिसली, जैसे किसी की उंगली वहां से गुजरी हो, जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। मां ने मुस्कुराते हुए कहा ही था कि अचानक घर के अंदर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां खड़खड़ाईं और टेबल पर रखा कांच का शोपीस नीचे गिरकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। मैं एक पल के लिए सिहर गई।
माँ ने घबराकर खिड़कियों की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, बाहर मौसम खराब है, हवा अंदर आ रही है बस। वो जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद करने लगी, दरवाजे टिका दिए और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। तुम्हारा दुल्हन वाला जोड़ा तो सच में बहुत प्यारा है, उन्होंने कहा। वैसे महंगा होगा ना? मैं हल्का सा हंस पड़ी। नहीं माँ, आपको यकीन नहीं होगा कितना सस्ता मिला है। माँ ने भौहें चढ़ाई। अच्छा, कितना? आप बताओ, मैंने मुस्कुराकर कहा। आपको कितना लगता है? वो बोली, कम से कम 1 लाख से ऊपर तो होगा। मैंने सिर हिलाया। बस 20,000 का। माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। बस 20,000? मैंने हंसकर कहा। हाँ माँ, एक छोटी सी दुकान से लिया, बड़ी दुकानों में कुछ पसंद नहीं आया। मैंने उन्हें सारी बात बताई, कैसे एक लड़के ने हमें रास्ते में बुलाया और कैसे वो जोड़ा देखकर हम रुक गए। माँ ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, बेटा, बड़ी दुकानों के बस नाम है, असली काम तो छोटे कारीगरों का होता है। ये जोड़ा भी ऐसा ही लगता है, जैसे किसी ने दिल से बनाया हो। मैंने सिर हिलाया। हाँ माँ, मुझे भी यही लगा। फिर उन्होंने उठकर कहा, अच्छा बेटा, अब भूख लगी होगी, जोड़ा अपने कमरे में रख दो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैंने कहा और जोड़ा लेकर ऊपर चली गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए फिर वही अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, धीरे ठहर ठहर कर, हर कदम के साथ एक हल्की चरमराहट। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, चारों तरफ सन्नाटा था, बस मेरी सांसों की आवाज। मैंने खुद को समझाया, मुझे नींद की जरूरत है, शादी की भागदौड़ में थक गई हूं। ये सोचते हुए मैं कमरे में पहुंची। अलमारी खोली तो अचानक कुछ गिरा। एक छोटा सा झटका लगा, मैं चीख पड़ी। कुछ सेकंड बाद माँ भागती हुई आई। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मान, शायद कोई चूहा था अंदर। डर गई बस। माँ ने गहरी सांस ली। अरे यही वजह है कि पड़ोस की बिल्ली हमारे घर में घूमती रहती है, चूहे पकड़ने आती होगी। वो हंसती। आ जाओ नीचे, खाना तैयार है, मैं प्लेट लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैंने कहा और जोड़ा अलमारी में रख दिया। फिर सोचा, थोड़ा नहा लूं, शायद अच्छा लगे। मैं बाथरूम में गई और शावर चालू किया। पानी गिरने लगा, पर अगले ही पल मेरी सांस अटक गई। ऐसा लगा जैसे पानी नहीं, खून गिर रहा हो, गहरा, लाल, गर्म और गाढ़ा। मैंने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर फर्श फिसलन भरा था। मैंने आंखें भींच ली और जब फिर खोली, पानी साफ था, सामान्य, ठंडा, पारदर्शी पानी। मैंने खुद को देखा, पसीने और पानी में लथपथ, दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। यह सब मेरा भ्रम है, मैंने खुद से कहा। थकान का असर। मैं बाहर आई, बाल पोंछे और आईने के सामने खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही निगाह उठाई, दिल जम गया। आईने में वो लड़की थी, वही जो दुकान में दिखी थी, वही जो कार में पीछे बैठी थी। सफेद चेहरा, खाली आंखें और होंठों पर वही गुस्से भरी स्थिरता। मैंने झट से पीछे देखा, कुछ नहीं, खाली कमरा। लेकिन जब फिर आईने में देखा, वो अब और करीब आ चुकी थी। मैंने चीख मारनी चाहिए, पर आवाज गले में अटक गई। मेरी सांसें भारी हो गईं और पूरे कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा, खाना रख दिया है बाहर, माँ की आवाज आई। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, ठीक है माँ। दरवाजा बंद ही था, पर मुझे लगा बाहर माँ नहीं, कोई और खड़ी है। मैंने खाना खत्म किया और थकान भरे कदमों से अपने कमरे में चली गई। कई दिनों बाद आज थोड़ा वक्त मिला था आराम करने का। शादी की तैयारियों में सुबह से रात तक भागदौड़ लगी रहती थी, इसलिए जैसे ही सिर तकिया पर रखा, आंखें अपने आप बंद हो गईं। लेकिन कुछ ही मिनट बीते थे कि मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी चादर को हल्का सा खींचा हो। मैंने झटके से आंखें खोली। कमरा शांत था, बस खिड़की के पर्दे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। मैंने चादर पर नजर डाली। सचमुच वह नीचे खिसक गई थी। शायद मेरे ही पैर से फिसल गई होगी, मैंने खुद से कहा। मैंने उसे ठीक किया, खुद को लपेटा और फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर बाद फिर वही एहसास। इस बार किसी के होंठ मेरे कान के पास थे। कोई कुछ कह रहा था, फुसफुसाहट सी, टूटी फूटी और ठंडी, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। मैंने तकिए में मुंह छुपाया, सोचकर कि यह मेरा वहम है। शायद थकान इतनी है कि दिमाग खेल खेल रहा है। कुछ देर बाद नींद ने फिर घेर लिया। करीब 1 घंटे बाद जब आंख खुली तो बाहर शाम उतर आई थी। नीचे जाकर माँ पापा के साथ बैठी तो सब शादी की बातों में लगे थे। कौन से गहने लाने हैं,
कौन से रिश्तेदार कब आएंगे। 3 दिन बाद ही शादी थी और कल से रस्में शुरू होनी थी। पापा बार बार कहते कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ के चेहरे पर थकान थी पर आंखों में खुशी। मैं भी मुस्कुरा रही थी पर भीतर कहीं हल्की बेचैनी थी। रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मेरा भाई थोड़ी देर मेरे साथ बैठा, मजाक करता रहा, फिर सो जा बहन, कल से असली भाग दौड़ शुरू होगी कहकर चला गया। मैंने लाइट बंद की और नीरज को कॉल किया। हम शादी की बातें कर रहे थे, सपनों, कपड़ों, हनीमून के प्लान की। मैं मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज सुनकर मन हल्का लग रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे कोई चीज जोर से गिरी हो। मैं चौंक गई, हाथ से फोन गिर गया। कमरा एक पल को जैसे थम गया। मैंने चारों तरफ देखा, सब सामान्य। फिर नजर खिड़की पर गई जो आधी खुली थी। बाहर हवा तेज थी, शायद ठीक से बंद नहीं की थी, मैंने खुद से कहा। मैं उठी, खिड़की बंद की और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। फिर से फोन उठाया, नीरज से कुछ देर और बातें की, फिर कॉल कट गई। जैसे ही आंखें बंद की, एहसास हुआ कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। उसके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे, ठंडे, गीले और भारी। मैंने डर के मारे आंखें खोली पर कमरे में कोई नहीं था। पंखा धीमे घूम रहा था, बस वही आवाज थी। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा, दिल तेज धड़क रहा था। यह सब मेरा भ्रम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, दबे सुर में, जैसे कोई बहुत पास हो। मैंने ध्यान से सुना, वह आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही थी। मैं धीरे से उठी, पैर जमीन पर रखते ही ठंडक महसूस हुई। दिल की धड़कन अब कानों में सुनाई दे रही थी। दरवाजे तक पहुंची, धीरे से खोला। बाहर अंधेरा था, बस बरामदे की ओर से वह आवाज आ रही थी, किसी औरत के रोने जैसी। मैं एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं इतनी घबरा गई कि लगभग चीख ही पड़ी। किसी ने झट से मेरा मुंह बंद कर लिया। मैंने डरते हुए पलटकर देखा, माँ थी। अरे बेटा क्या हुआ, उन्होंने कहा। इतना डर क्यों रही हो, मैं हांफती हुई बोली। माँ, बाहर कोई रो रहा है, मैंने सुना। माँ ने चारों ओर देखा, फिर मेरी आंखों में देखा। यहाँ कोई नहीं है बेटा, तू थकी हुई है और शायद सपना देखा होगा। नहीं माँ, मैं, उन्होंने मेरी बात काट दी। बस बेटा अब सो जा, कल से रस्में शुरू होंगी। मैंने सिर झुका लिया। वो मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ज्यादा सोच मत, नींद ले ले। मैं वापस कमरे में आई, बिस्तर पर बैठी रही, दीवार को घूरती हुई। कमरा अब पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। लाइट बंद करने से डर लग रहा था, पर मैंने खुद को मजबूर किया। और जब अंधेरा फैला तो उस सन्नाटे में मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई सिरहाने झुककर कह रहा हो, ये जोड़ा मेरा है। वही बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने रोने की आवाज तो साफ साफ सुनी थी, फिर वहां बरामदे में कोई क्यों नहीं था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद मैंने गलत सुना होगा, और दोबारा सोने के लिए आंखें बंद कर ली। लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंदर से बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैंने फोन उठाया और नीरज को मैसेज किया। सोचा ये वह जाग रहा होगा तो बात कर लूंगी, मन हल्का हो जाएगा। पर उसने जवाब नहीं दिया, शायद थकान से सो गया होगा। मैंने फोन बगल में रखा और छत की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। नीरज के बारे में सोचते सोचते मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हमारी शादी, हमारी नई जिंदगी, सब कुछ बस 3 दिन दूर था। मैंने आंखें बंद कर ली। अचानक ऐसा लगा जैसे मेरा बिस्तर हिल रहा हो, धीरे धीरे, जैसे हवा में झूल रहा हो। मैंने झट से आंखें खोली। सब कुछ सामान्य था, कमरा शांत, पर्दे स्थिर, बस घड़ी की टिक टिक। मैंने सिर झटकते हुए खुद से कहा, मैं भी पागल हो गई हूं, इतना सब सोचने की वजह से भ्रम हो रहे हैं। मैंने आंखें बंद की और खुद को नींद में धकेलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज आई, चूड़ियों की खनक, साफ, पास से, जैसे कोई कमरे में ही चल रहा हो। फिर उसी के साथ पायल की झंकार जुड़ गई। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई, जैसे कोई मेरे चारों ओर घूम रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने डरते हुए आंखें खोली। कमरा खाली था। पायल की आवाज भी अचानक गायब। अब मुझे पूरा यकीन था कि यह सपना नहीं है, कुछ है यहाँ जो दिख नहीं रहा।
मैं उठने ही वाली थी कि फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी, इस बार बहुत पास से। धीरे धीरे सिसकियां, फिर भारी सांसें। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, आवाज बाहर से आ रही थी। दिल धड़क रहा था, पर मैं रुकी नहीं। धीरे से दरवाजा खोला, बाहर झांका। आवाज अब बरामदे से आ रही थी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ी। ठंडी हवा मेरे गालों को छू रही थी और मेरे पैर जैसे खुद ब खुद बढ़ते जा रहे थे। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बुरी तरह डर गई और चीखने ही वाली थी कि किसी ने मेरा मुंह दबा लिया। मैंने घबराकर पलटकर देखा, माँ थी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। इतना डर क्यों रही हो? मैंने कांपते हुए कहा, माँ, कोई रो रहा है बाहर बरामदे में। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर बोली, यहां कोई नहीं है। तू थकी हुई है बेटा, शायद तूने सपना देखा। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर मां ने मुझे धीरे से कमरे की ओर धकेला। जा सो जा, सुबह जल्दी उठना है। मैं चुपचाप कमरे में लौटी, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद अब बहुत दूर थी। सांस भारी लग रही थी, जैसे कमरे में हवा ही खत्म हो गई हो। फिर वही आवाजें लौट आईं, चूड़ियां, पायल और धीरे धीरे किसी के रोने की सिसकियां। मैंने हिम्मत जुटाकर फिर दरवाजा खोला और इस बार दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठी वो थी, सिर झुका हुआ, बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए और बदन पर वही दुल्हन का जोड़ा, लाल पर अब फीका और धूल से सना हुआ। वो धीरे धीरे रो रही थी, उसके कंधे कांप रहे थे। मेरा गला सूख गया। कौन हो तुम? मेरे घर के अंदर कैसे आई? मेरी आवाज कांप रही थी, पर वो चुप रही। बोलो ना, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कदम आगे बढ़ाया। अचानक उसने अपना सिर उठाया। मैं वहीं जड़ हो गई। वो चेहरा, जलने के निशान, सफेद फटी हुई त्वचा, लाल आंखें जिनमें सिर्फ गुस्सा था और दांत लंबे, नुकीले, पीले। उसके बालों से खून टपक रहा था। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं उसका कुछ छीन चुकी हूं। और तभी मुझे याद आया, वो वही थी, वही लड़की जो चेंजिंग रूम में आईने में दिखी थी, वही जो कार की पिछली सीट पर बैठी थी। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो उठी, उसकी हर हरकत के साथ पायल की खनक गूंज उठी। वो मेरे पास आई और अचानक उसका ठंडा हाथ मेरे गले पर था। वो गुर्राई, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। उसकी आवाज में दो सुर थे, एक औरत का, एक मर्द का, गहरी, खुरदरी और इतनी तेज कि दीवारें कांप गईं। उसने मुझे धक्का दिया। मैं पीछे गिरते गिरते बची, सांस रुक गई। जब फिर से नजर उठाई, वो गायब थी। कमरा खाली था, बस हवा चल रही थी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, पर वो कहीं नहीं थी। मैं भागती हुई अपने कमरे में लौटी। दिल बेकाबू था, आंखों में आंसू थे। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। मैं मम्मी पापा के कमरे की ओर भागी। माँ, मेरी आवाज फट रही थी। वो तुरंत उठी। क्या हुआ बेटा? नींद नहीं आ रही? बस आपके पास रहना है। माँ ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने मुझे अपने पास लिटा लिया और मेरे बालों पर हाथ फेरने लगी। उनकी हथेली गर्म थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसमें ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद की, पर वो चेहरा, वो लाल आंखें अब भी मेरे दिमाग में जल रही थीं। वही सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। जो कुछ मैंने देखा था, क्या वह सच था? क्योंकि यह किसी सपने या भ्रम जैसा नहीं था। सब कुछ इतना साफ, इतना असली लग रहा था। मैं रात के बीच में अपने मम्मी पापा को डराकर परेशान नहीं करना चाहती थी। सोचा सुबह बताऊंगी। सुबह उठते ही मैंने मम्मी को सब बताया। वो लड़की, उसका चेहरा, उसकी आवाज, सब कुछ। मम्मी थोड़ी देर तक मुझे देखती रहीं, फिर बोली, अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। तू ज्यादा थक गई है, इसलिए दिमाग तुझसे खेल कर रहा है। नींद पूरी नहीं होती तो ऐसी बातें सुनाई देती हैं। और वैसे भी इस घर में हम इतने सालों से रह रहे हैं, कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। मैंने सिर झुका लिया। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हैं। पर भीतर से मैं खुद को झूठा महसूस कर रही थी, क्योंकि जो मैंने देखा था वो मेरी आंखों के सामने था, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल हकीकत। दिन गुजर गया। माँ शादी की बातें करती रहीं, कभी हंसती, कभी भावुक होकर कहती, अब तू शादी करके चली जाएगी, घर सूना लगने लगेगा। मैं उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन मेरा मन वहीं अटका था। उस रात पर मैंने नीरज को कॉल करके सब बताने की कोशिश की, तो उसने हंसते हुए कहा, मनीषा, अब बस कर, तुझे आराम की जरूरत है, ज्यादा सोच मत। पर मैं कैसे समझाऊं कि वो सपना नहीं था,
वो सच था। शाम तक शादी की रस्मों का माहौल शुरू हो गया। रिश्तेदार आने लगे, घर में हलचल बढ़ गई। दिन के वक्त मैं लोगों में घुल मिल जाती, लेकिन जैसे ही रात होती वो डर फिर लौट आता। उस रात मैं फिर अकेले कमरे में सोई। रात के करीब 12 बजे होंगे। अचानक मेरे सीने पर कुछ भारी महसूस हुआ। सांस लेना मुश्किल होने लगा। मैंने कांपते हुए आंखें खोली और देखा वो लड़की मेरे सीने पर बैठी थी, उसी दुल्हन के जोड़े में, चेहरा बिल्कुल मेरे ऊपर झुका हुआ। उसकी आंखें जली हुई राख जैसी थीं। उसके होंठ खुले, जिनसे ठंडी हवा की तरह बदबूदार सांसें निकल रही थीं। वो घूर रही थी सीधे मेरी आंखों में, और फिर वही भारी दोहरी आवाज आई, मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना, मत करना मेरी जगह लेने की कोशिश। मैं जड़ हो गई। उसके दांत लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के। जीभ लंबी, सफेद और फटी हुई। चेहरा सफेद, लेकिन आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। उसकी त्वचा पर जगह जगह जले हुए निशान थे और उन पर से खून रिस रहा था। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे उठी और मेरे सीने से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। उसकी चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो चलती हुई दरवाजे तक गई और फिर जैसे धुंध में घुल गई। मैं वहीं बेड पर जमी रह गई। भागना चाहती थी, पर शरीर हिल ही नहीं रहा था। बस आंखें खुली थीं और उनमें वही डर, वही परछाई थी। रात भर मैं जागती रही। हर बार जब आंखें बंद करती तो वही चेहरा सामने आ जाता। सफेद चेहरा, लाल आंखें और वो फटी हुई मुस्कान। मैं फिर से आंखें खोल देती। सुबह के करीब 4 बजे किसी तरह नींद आई, और जब मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे जगाया, मैं चीखते हुए उठ बैठी। माँ घबरा गई। क्या हुआ बेटा? मैं रो पड़ी। मम्मी, कोई है जो मुझे मार डालेगी। वो बार बार आती है। दुल्हन के कपड़ों में माँ हक्की बक्की रह गई। क्या बोल रही है तू? मैंने सब कुछ बताया, चेंजिंग रूम से लेकर आज रात तक। हर एक बात। रोते रोते माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। बेटा, अब डर मत। शादी के वक्त कई बार बुरी नजर या बुरी शक्तियां परेशान करती हैं, लेकिन अब मैं हूं ना। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और कहा, चल मेरे साथ। उस दिन मेरी मेहंदी और हल्दी की रस्म थी। नहाने के बाद जब मैं बाहर आई, माँ ने मेरे गले में एक काला ताबीज बांधा। अब कोई बुरी चीज तेरे पास भी नहीं आएगी। मैंने हल्की मुस्कान दी, राहत की एक सांस ली। लेकिन तभी मेरी नजर कमरे के कोने में पड़ी। वो लड़की खड़ी थी, उसी जोड़े में, वही गुस्से से भरी आंखें। वो मुझे घूर रही थी। माँ ने कुछ नहीं देखा। तभी पड़ोस की भाभी आई, बोली, चलो मनीषा, रस्म शुरू करें। सब लोग हंसने गाने लगे, हल्दी लगाने लगे, पर मैं सिर्फ उसे देख रही थी, जो कोने में खड़ी थी, बिल्कुल शांत, पर उसकी आंखें अब भी मुझ पर जमी थीं। और तभी उसके होंठ हिले, धीरे पर साफ। ये जोड़ा मेरा था। वो दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि अब वह लड़की, वो डरावनी, जल चुकी दुल्हन, हर जगह मेरे साथ थी। हर रस्म में, हर तिलक और हर गीत में वो मेरे पास खड़ी रहती, जैसे वह भी दुल्हन हो, मेरे जैसे कपड़े पहने हुए। बस फर्क इतना था कि उसका चेहरा राख जैसा सफेद और आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। कोई और उसे नहीं देख पा रहा था। घर में लोग हंसी मजाक में लगे थे, लेकिन मैं हर पल उसे देख रही थी, जो मेरे हर कदम के साथ साथ चल रही थी। वो मुस्कुराती नहीं थी, बस मुझे घूरती थी, और उसके होंठों की हरकत मुझे साफ सुनाई देती थी। ये जगह मेरी है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सारे लोग सोचते रहे मैं रस्मों की थकान से चुप हूं, पर सच ये था कि मैं डर से सुन्न हो चुकी थी। उस रात मैं अकेली नहीं थी। मेरे मामा की बेटी मेरे पास सो रही थी। थोड़ा सुकून था कि कोई साथ है, लेकिन आधी रात के करीब अचानक घुंघरू की आवाज आने लगी। पहले धीमी, फिर तेज, और फिर वही सिसकियों भरी रोने की आवाज। मैं हड़बड़ाकर उठी, नजरें कमरे में दौड़ाईं, और तब मेरी सांस रुक गई। वो लड़की अलमारी के ऊपर बैठी थी। उसका लाल जोड़ा लटक रहा था, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे थे, और वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। गले में माँ का दिया ताबीज था। शायद उसी की वजह से वो मेरे पास नहीं आ पा रही थी। वो वहीं बैठी रही, दांत भींचकर मुझे देखती रही। मैंने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एक मीठी सी आवाज कानों में आई, किसी के गाने की, धीमी पर साफ। मैंने कांपते हुए आंखें खोली, और जो देखा
उसने मेरी चीख निकाल दी। वो लड़की अब पंखे से उल्टी लटक रही थी। उसके बाल नीचे की ओर झूल रहे थे। चेहरा ठीक मेरे ऊपर था। उसके होंठों पर मुस्कान थी, पर वो इंसानी नहीं थी। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और मैं बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया, कमरे में सब लोग थे, माँ, पापा, रिश्तेदार। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। क्या हुआ बेटा, रात में तुम चिल्लाई क्यों? मैंने बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। माँ मेरी हालत देखकर घबरा गई। अब उन्हें भी यकीन होने लगा कि कोई बुरा साया मुझ पर है। फिर दिन भर शादी की रस्में चलती रहीं, पर वो लड़की हर जगह थी। कभी खिड़की के पास, कभी आईने के पीछे, कभी मेरे ठीक सामने मुस्कुराती हुई। बस कोई और उसे नहीं देख पा रहा था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लोगों को लगा मैं तनाव में हूं, पर सच ये था कि मैं मौत के साए में चल रही थी। और फिर वो दिन आ गया, मेरी शादी का दिन। सुबह से घर में हलचल थी। पार्लर की लड़कियां आईं और मुझे तैयार करने लगीं। उन्होंने जब मेरे गले से मां का दिया ताबीज उतार कर मेकअप के बहाने एक तरफ रख दिया, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। शायद पहली बार मुझे खुद पर गुस्सा आया। मुझे उसे उतारना नहीं चाहिए था। दोपहर होते होते मैं पूरी तरह दुल्हन बन चुकी थी। हर कोई कह रहा था, वाह क्या जोड़ा है, कितनी सुंदर लग रही हो। सब मेरी तारीफ कर रहे थे और मैं बस मुस्कुरा रही थी, अंदर से कांपती हुई। जब बारात आई, ढोल नगाड़ों की आवाज में भी मेरा दिल उस एक डर से नहीं निकल पाया। कुछ देर तक वो लड़की नहीं दिखी तो लगा शायद सब खत्म हो गया है। मैंने चैन की सांस ली। फिर वरमाला हुई और हम दोनों फेरों के लिए बैठे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। दीपक टिमटिमा रहा था और उसी पल मेरी नजर गई। वो लड़की खड़ी थी ठीक हमारे सामने, आग की रोशनी में, आंखों में जलती नफरत के साथ। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे मंत्रों की ध्वनि उसे रोक रही थी। मैंने डर से नीरज का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो झुककर बोला, तुम ठीक हो? मैंने बस सिर हिला दिया, पर दिल की धड़कन बेकाबू थी। हम खड़े हुए ही थे कि वो लड़की अचानक धुएं में बदल गई। गाढ़ा काला धुआं जो सीधे मेरी तरफ आया। मैं चिल्लाने ही वाली थी कि नीरज ने मुझे पकड़ लिया। मनीषा, क्या हुआ? मैं बस फुसफुसाई, वो यहां है। अगले ही पल मुझे अपने कंधों पर भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई मुझ पर बैठा हो। मैंने सांस लेने की कोशिश की, पर छाती जैसे कस गई थी। मंत्र चलते रहे, आग की लौ झिलमिलाती रही। मैं मुश्किल से बैठी रही। हर फेरे के साथ वो बोझ और भारी होता गया। और जब नीरज ने मेरी मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र मेरे गले में डाला, वो भारीपन असहनीय हो गया, जैसे कोई मेरे भीतर समा गया हो। मैंने पंडित जी की आवाज दूर से सुनी, अब से तुम दोनों एक आत्मा, एक जीवन हो गए। और उस पल मुझे लगा मेरे अंदर अब दो आत्माएं हैं, एक मेरी और एक उसकी। अरे मनीषा, क्या हुआ? मैं ही हूं। नीरज की आवाज सुनकर भी मेरे रोंगटे खड़े थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सचमुच वो नीरज ही था, पर मेरे चेहरे का डर देखकर वो चौंक गया। तुम फिर डर गई? उसने हल्की हंसी में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे लगा वो फिर से आ गई। नीरज की भौहें सिकुड़ गईं। कौन? मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो लड़की, वही दुल्हन, वो मेरे साथ यहां तक आ गई है। नीरज ने मेरी आंखों में देखा। थकान, डर और नींद की कमी एक साथ झलक रही थी। उसने मेरे हाथ अपने हाथ में लिए। मनीषा, अब पागलपन छोड़ो, तुम बहुत थक गई हो। सारा दिन, सारा हफ्ता यही चल रहा है। आराम करो, सब ठीक है। मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि सच्चाई ये थी, सब ठीक नहीं था। और मैं ये बात अब खुद भी जान चुकी थी। वो सुबह मेरे लिए नए डर की शुरुआत थी। मेरा और नीरज का विवाह हो चुका था। मैं अपने मायके से विदा लेकर ससुराल आ गई थी। सब खुश थे। हर तरफ रोशनी, शंख और गीतों की आवाजें थीं। लेकिन जैसे ही गृह प्रवेश के समय मेरी आरती उतारी गई, मेरी नजर दहलीज के पास गई और मेरा खून जम गया। वो वही लड़की थी। वो मेरे पास खड़ी थी, दुल्हन की तरह ही सजी हुई। वही जोड़ा, वही लाल रंग, वही जली हुई त्वचा। मैंने डर से सांस रोकी। सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई क्यों? मैंने जल्दी से सिर हिलाया। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी थकान है। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, अब कलश गिरा दो और अंदर पैर रखो। मैंने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, मेरे पैरों के पास उसके भी पैर के निशान दिखाई दिए। लाल,
गीले और धुंधले। वो निशान बस मुझे दिख रहे थे। मैं अंदर आई और वो भी मेरे साथ। कुछ देर बाद सब लोग बाहर चले गए, मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़कर। मैं शांत बैठी थी, लेकिन मन के अंदर तूफान था। नीरज के आने का इंतजार करते हुए मैंने देखा कि कमरे की लाइट बार बार झपक रही है। पहले हल्का झटका, फिर पूरी तरह बंद। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया, खिड़की के पर्दे फड़फड़ाने लगे और तभी किसी के रोने की आवाज आई, धीरे धीरे, लंबी सिसकियों में। मैंने घबरा कर उठना चाहा, तभी कमरे की लाइट अपने आप जल गई और फिर बुझ गई। अब हवा तेज थी और साथ में किसी के गाने की फुसफुसाहट। मुझे पता चल गया था वो यहां तक आ चुकी है। मैं दरवाजे की ओर दौड़ी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। मैंने कांपते हुए पीछे देखा, वो मेरे पीछे खड़ी थी। उसी जोड़े में वही लाल आंखें, वही जलने के निशान। उसके होंठ हिले और वो भारी टूटती हुई आवाज गूंजी, कहा था ना मैंने, मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मैं पीछे हटती गई, जब तक दीवार से जा नहीं टकराई। वो और करीब आई और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा अचानक खुल गया। हवा का झोंका अंदर आया और वो लड़की एक पल में गायब हो गई। दरवाजे पर नीरज खड़ा था। मनीषा, क्या हुआ? मैं भागकर उसके गले लग गई। नीरज, वो यही है, वो मुझे मार डालेगी, चलो यहां से। मैं हांफते हुए रो रही थी। नीरज ने मेरे बालों पर हाथ फेरा। शांत हो जाओ, कुछ नहीं है यहां, देखो कमरा खाली है। मैंने इधर उधर देखा, सचमुच कुछ नहीं था। वो यहीं थी नीरज, अभी यहीं थी। मैं फुसफुसाई। वो बोला, शायद तूने सपना देखा होगा, बहुत थक गई है तू। मैंने सिर हिलाया, नहीं, वो असली है, वो मुझे मार डालेगी। नीरज ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा। बस, अब और डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। वो मुझे बेड तक लेकर आया, बैठाया और कहने लगा, आराम कर, बस नींद की कमी है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो यकीन कर ही नहीं रहा था कि यह सब सच है, पर मैं जानती थी वो लड़की अब भी कहीं यहीं है, बस दिख नहीं रही। उसने मुझे लिटा दिया। मैं उसके कंधे से लगकर लेटी रही, पर नींद नहीं आई। नीरज तब तक जागता रहा जब तक मैं शांत नहीं हो गई। फिर वो भी सो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया और उसी सन्नाटे में मुझे फिर वही धीमी आवाज सुनाई दी, पायल की झंकार और किसी की टूटी हुई फुसफुसाहट। अब तो मैं यहीं रहूंगी। अगले दिन सब सामान्य लग रहा था। शादी के बाद की रस्में चल रही थीं, रिश्तेदार आते जाते रहे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। वो लड़की पूरे दिन नजर नहीं आई। शाम तक मुझे लगा शायद वो चली गई है। मेरे दिल में हल्की राहत आई, पर अंदर कहीं डर अब भी बाकी था, क्योंकि मैं जानती थी वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। जब शाम ढली, मैं अपने कमरे में गई। खिड़की के पास खड़ी थी, तभी पीछे से नीरज आया। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गई, दिल की धड़कन रुक गई। नीरज ने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या हुआ? मुझसे भी डरने लगी हो क्या? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, नीरज, अगर मैं कहूं कि वो अब भी यही है, क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे? नीरज की मुस्कान धीमी पड़ी। मनीषा, वो अब बस तुम्हारे दिमाग में है। मैंने खिड़की के शीशे में देखा और पीछे वो लड़की खड़ी थी, ठीक हमारे बीच में, हाथ में वही फटी हुई चूड़ियां और होंठों पर धीमी फुसफुसाहट। अब वो तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं हूं, घबराओ मत, नीरज ने जैसे ही पीछे से कहा। मेरी सांस जैसे रुक गई थी। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसकी आवाज सुनते ही दिल थोड़ा धीमा हुआ। लेकिन अगले ही पल बाहर से तेज चीख सुनाई दी। हम दोनों चौंक गए। नीरज बोला, ये आवाज मम्मी की लग रही है, और हम भागते हुए बाहर गए। आंगन में सासू मां खड़ी थी, घबराई हुई, और सामने जमीन पर एक काली बिल्ली मरी पड़ी थी, वही बिल्ली जो पड़ोस में अक्सर आती जाती थी। सास ने कांपती आवाज में कहा, देखो बेटा, ये कैसे मर गई? नीरज झुककर देखने लगा। मां, शायद किसी ने मारा होगा, आप अंदर चलिए, मैं पड़ोस वाले अंकल को बुला लेता हूं। वो सास को अंदर लेकर आया और फिर पड़ोसियों को फोन करके बुला लिया। कुछ ही देर में एक अंकल आए, बिल्ली को उठाकर बाहर ले गए। नीरज का फोन बजा, वह कॉल रिसीव करके छत पर चला गया। मैं सासू मां के साथ वहीं बैठी रही। डर अब भी मेरे भीतर जिंदा था। सास ने अनजान लहजे में कहा, जाओ बेटा, थोड़ा आराम कर लो, दिन भर थक गई होगी। मैंने सिर हिलाया, जी, और अपने कमरे में चली आई।
कमरे में आकर मैं पलंग पर बैठी ही थी कि अचानक वही आवाज फिर गूंजी, किसी के रोने की, बेहद डरावनी, गहरी और दर्द भरी। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने चारों तरफ देखा, कमरा खाली था, लेकिन वो आवाज अब और तेज हो रही थी, जैसे कोई दीवारों के अंदर से रो रहा हो। मैं घबरा गई, बेड पर सिमट कर बैठ गई, हाथ जोड़े। अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कान के पास झुककर कुछ फुसफुसा रहा है। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन सांसें ठंडी और भारी थीं। मैं भागना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम की आवाज के साथ। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मैं रो पड़ी। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी जिंदगी नर्क बना दी है? क्यों नहीं चली जाती तुम? मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई, पर अगले ही पल वो कुर्सी खुद ब खुद ऊपर उठने लगी, जैसे किसी ने हवा में उछाल दी हो, और मैं उस पर बैठी थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज फिर से नहीं निकली। अचानक सामने नजर पड़ी। वो लड़की थी, दुल्हन की तरह सजी, पर चेहरा वैसा ही सड़ा हुआ, आंखें खून से भरी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे जिंदा खा जाएगी। उसने हाथ उठाया और हवा में झटका दिया। मेरा सिर दीवार से टकराया। नीरज तभी दरवाजे पर आ गया। उसने सब कुछ देखा, कुर्सी हवा में, मैं चीखती हुई, और वो लड़की मेरे सामने तैरती हुई। नीरज के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि मैं झूठ नहीं बोल रही। वो चिल्लाया, कौन हो तुम? वो लड़की मेरी तरफ घूरते हुए फिर नीरज की तरफ देखने लगी। उसकी आवाज दोहरी थी, एक औरत की, एक मर्द की। इस लड़की की वजह से तुम मुझे भूल गए। मैं कौन हूं याद है? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ था। नीरज पीछे हट गया। तुम झूठ बोल रही हो। इसे छोड़ दो। वो औरत चीख उठी। बोलो इसे, मेरा विवाह तुमसे हुआ है या नहीं? कहा था ना, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर उसने मुझे पकड़ लिया, मेरा सिर दीवार पर दे मारा, फिर बालों से पकड़कर हवा में उछाल दिया। मैं दर्द से तड़प रही थी, चीख रही थी, नीरज बचाओ। नीरज मेरे पास दौड़ा, पर वो औरत उसके सामने आ गई और हाथ के इशारे से उसे पीछे फेंक दिया। वो धक्का इतना तेज था कि नीरज दीवार से टकराकर गिर पड़ा। नीरज अब समझ गया, ये आत्मा सच है। वो मेरी तरफ रेंगते हुए बोला, ठीक है, हाँ, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, तुम मेरी पत्नी हो, बस इसे छोड़ दो। उसकी आवाज कांप रही थी, पर सच्ची थी। वो आत्मा कुछ पल के लिए रुकी, फिर अपनी लाल आंखों से नीरज को घूरने लगी। सच? हाँ, नीरज बोला, मैं सच कह रहा हूं। छोड़ दो इसे, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, बस इसे मत मारो। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान आई, और फिर उसने कुर्सी को जोर से नीचे फेंक दिया। मैं जमीन पर गिरी, सिर टकराया, दर्द से कराह उठी। नीरज भागा, मुझे उठाया और बिना एक पल रुके मेरा हाथ पकड़कर बाहर भाग गया। हम सीधे मंदिर की ओर दौड़े। पीछे हवा में वही पायल की आवाज थी, धीरे धीरे दूर जाती हुई। मंदिर पहुंचते ही सब शांत हो गया। दीपक जल रहे थे, हवा स्थिर थी। मैं नीरज के सीने से लगकर रोने लगी। वो नहीं जाएगी नीरज, वो नहीं जाएगी। नीरज बस मेरे बालों पर हाथ फेरता रहा। उसकी सांसें भी कांप रही थीं। अब उसे समझ में आ गया था, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। हम दोनों वहीं बैठे रहे, मंदिर की सीढ़ियों पर, जब तक सुबह नहीं हो गई। और तब भी मुझे पीछे से घुंघरू की एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मुस्कुराते हुए कह रहा हो, मैं यहीं हूं। नीरज ने मुझे मजबूती से गले लगाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जो पहले कभी नहीं थी। घबराओ मत मनीषा, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी बातों पर पहले ही यकीन कर लेना चाहिए था, तो शायद यह सब कभी नहीं होता। माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वो मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरे सिर पर हाथ फेरता, मेरा चेहरा अपने सीने से लगाता, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ अब भी कांप रहे थे। उस रात हम दोनों मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर ही बैठ गए। नींद मुझसे कोसों दूर थी। हर झोंके में मुझे लगता कि वह आत्मा कहीं पास है, कभी बाईं तरफ से आएगी, कभी दाहिनी तरफ से, मगर मंदिर की दहलीज तक वह नहीं आ सकी। दीपक की लौ स्थिर रही, जैसे किसी शक्ति ने सीमा खींच रखी हो। सुबह ममता भरी आवाज ने हमें झकझोर कर उठा दिया। मनीषा,
नीरज, हमने ऊपर देखा। सासू माँ और ससुर जी मंदिर के बाहर खड़े थे। हम दोनों को वहां देखकर उनके चेहरे पर हैरानी थी। तुम दोनों यहां रात भर? सास ने पूछा। मैं चुप थी, शब्द जैसे गले में अटक गए थे। नीरज ने गहरी सांस ली और सब कुछ बता दिया। वो सब जो कुछ हुआ था, जो मैंने पहले बताया था और जो उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। उनकी आंखों में अविश्वास था। ससुर जी बार बार सिर हिलाते रहे। ये सब आत्मा की बातें हमारे घर में? मां घबराकर बोली। शायद किसी दुल्हन की आत्मा है, पर कब से ये सब चल रहा है बेटा? मैंने कांपते हुए सब बताया। कैसे वो जोड़ा खरीदते वक्त एक लड़का हमारी गाड़ी के पास आया, कैसे मुझे पहली बार चेंजिंग रूम में वो लड़की दिखी थी, और कैसे वो हमें हर जगह पीछा करती रही। सब सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। नीरज कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, तो इसका मतलब सब कुछ उस शादी के जोड़े से जुड़ा है। वो गंभीर होकर बोला, मैंने खुद देखा था, वो लड़की उसी जोड़े में थी, और वही जोड़ा हमें बस 20,000 में मिला, जबकि देखने में लाखों का लगता है। जरूर कुछ न कुछ तो है उसमें। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। नीरज के चेहरे पर दृढ़ता थी। मुझे सच्चाई जाननी होगी, उसने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं भी चलूंगी। वो बोला, नहीं मनीषा, तुम बहुत थकी हो, मैं देख कर आता हूं। नहीं, मैंने कहा, वो आत्मा मेरा पीछा कर रही है। अगर सच्चाई जाननी है तो साथ जानेंगे। उसने मेरी आंखों में देखा। मैं डर से कांप रही थी, लेकिन अब पीछे हटने वाली नहीं थी। आखिरकार उसने हामी भर दी। हम दोनों निकल पड़े। सुबह के 8:30 बज रहे थे। मार्केट की दुकानें अभी बंद थीं, तो हम पहले उसी मंदिर में गए जहां रात बिताई थी और माथा टेका। फिर 9 बजे के करीब बाजार खुला। वो वही दुकान थी, वो छोटी अंधेरी जगह जहां वो औरत बैठी रहती थी। सब कुछ वैसा ही था, बस इस बार डर और सवाल ज्यादा थे। हम अंदर गए। वो औरत हमें देखकर मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में घबराहट थी। नीरज आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था। ये जोड़ा कहां से आया था? उसने सीधे पूछा। वो औरत कुछ पल चुप रही। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि वो जोड़ा हमारे घर में अशांति ला रहा है। जिस लड़की की आत्मा हमारे पीछे है, वो उसी जोड़े में दिखाई दी थी। अब सच सच बताओ, कहां से लाई तुम वो चीज? उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे। साहब, मैं कुछ नहीं जानती, नीरज ने सख्ती से कहा। देखो, झूठ बोलना बंद करो। अगर नहीं बताया तो पुलिस को बुलाऊंगा। नहीं साहब, वो औरत कांपते हुए बोली। वो जोड़ा मैंने नहीं बनाया था। वो मुझे मेरे ही मोहल्ले में रहने वाली एक काम वाली ने दिया था। कहा कि कोई जोड़ा है, बेच दो तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। काम वाली, मैंने दोहराया। वो बोली, हाँ, वही जो अमीर घरों में झाड़ू पोछा करती है। मैं और नीरज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारे दिमाग में अब सब जुड़ने लगा था। नीरज ने ठंडी आवाज में कहा, तो इसका मतलब तुम जानती थी कि कोई हमें बुलाने वाला था? कौन बुलाने वाला? वो औरत घबरा गई। वही लड़का, नीरज गरजा, जिसने हमारी गाड़ी पर आकर कहा था कि तुम्हारी दुकान पर जोड़े मिलते हैं। वो औरत हैरानी से बोली, कौन लड़का साहब? मेरी दुकान पर तो कोई नहीं काम करता, मैं अकेली बैठती हूँ, कोई लड़का नहीं है यहाँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने नीरज की बाह पकड़ ली। वो औरत सच कह रही थी। यह साफ था, वो लड़का कभी इंसान था ही नहीं। हम दोनों के चेहरे पर एक साथ डर फैल गया। मतलब वही आत्मा हमें उस दुकान तक खुद लाई थी, ताकि हम वही जोड़ा खरीदें। नीरज ने धीमे स्वर में कहा, हमें उस काम वाली से मिलना होगा। वो औरत बोली, वो आज काम पर नहीं गई है, शायद घर पर होगी। हम उसे अपने साथ लेकर उसके घर की ओर चल दिए। वो घर उसी मोहल्ले में था। टूटी दीवारें, जर्जर खिड़कियां और दरवाजे पर सूखी तुलसी का गमला। हमने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। वो औरत बोली, वो सुबह सुबह जाती है काम पर, शायद लौटी नहीं, फोन करो उसे, नीरज ने कहा। वो औरत घबराते हुए बोली, साहब, लेकिन पुलिस क्यों? बस फोन करो, नीरज ने सख्ती से कहा। वो काम वाली को कॉल लगाने लगी, कांपती उंगलियों से। कुछ ही पल बाद कॉल लग गया। वो बोली, बहन, तुम्हारे घर पर पुलिस आई है, जल्दी आओ। लाइन के दूसरी तरफ से कुछ नहीं बोला गया, बस कुछ देर तक धीमी भारी सांसें सुनाई दी और फिर एक टूटी हुई आवाज आई, अब बताने की जरूरत नहीं है, वो जोड़ा मेरा था। कॉल कट गई। जब वो काम वाली अपने घर आई और हमें दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
उसकी आंखों में डर और हैरानी एक साथ थी, जैसे किसी ने उसका कोई पुराना राज खोल दिया हो। वो हकलाती आवाज में बोली, आप लोग कौन हैं? नीरज ने बिना वक्त गंवाए कहा, हम वही हैं जिन्होंने तुमसे वो शादी का जोड़ा खरीदा था। उसका चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। कौन सा जोड़ा साहब? उसने बचने की कोशिश की। नीरज ने सख्ती से कहा, वही जोड़ा जो तुमने इस औरत को बेचने के लिए दिया था। अब झूठ बोलना छोड़ो, जो कुछ है सच सच बता दो। मैंने भी शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस सच्चाई जानना चाहते हैं, क्योंकि उस जोड़े की वजह से हमारी जिंदगी नरक बन चुकी है। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे धीरे रोने लगी। कांपती आवाज में बोली, आपको नहीं पता उस जोड़े में क्या हुआ था? मैं और नीरज एक साथ सन्न रह गए। नीरज बोला, बताओ सब कुछ, अब और मत छुपाओ। वो काम वाली बोली, मैं शहर के बड़े कारोबारी चंद्रशेखर के यहाँ काम करती थी। उनकी एक बेटी थी, माया, बहुत सुंदर, बहुत सीधी और अपने माँ बाप की जान। इकलौती बेटी थी, इसलिए उसकी शादी बड़े धूमधाम से होने वाली थी। हर चीज, गहने, सजावट, जोड़ा, सब उसकी पसंद से बनवाया गया था। वो जोड़ा भी खास उसी के लिए तैयार हुआ था। उसकी कीमत लाखों में थी। वो बोलते बोलते रुक गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो खुद भी डर से कांप गई हो। शादी का दिन आ गया था, उसने कहा। घर में ढोल बज रहे थे, बारात आने ही वाली थी। माया अपनी सहेलियों और भाभियों के बीच बैठी दुल्हन बनी मुस्कुरा रही थी, लेकिन बारात आई ही नहीं। मैंने सांस रोक ली। क्यों? दूल्हा भाग गया था, वो बोली। कहते हैं कि वो किसी और से प्यार करता था। घर वालों ने जबरदस्ती रिश्ता तय कर दिया था और शादी के दिन वो उसी लड़की के साथ कहीं चला गया। उसकी आवाज टूटने लगी थी। पूरा घर पागल हो गया। माया के पिता चिल्लाते रहे, मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसकी मां बेहोश हो गई। रिश्तेदार रोते रहे और माया बस चुप बैठी रही। फिर रात को उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो रुककर बोली, सुबह जब सबने दरवाजा तोड़ा, वो अपने शादी के जोड़े में मरी हुई थी। जहर खाकर अपनी जान दे दी। मेरे हाथों में ठंडक फैल गई थी। नीरज भी स्तब्ध था। काम वाली बोली, पर बात वहीं खत्म नहीं हुई। माया की आत्मा को शांति नहीं मिली। लोगों ने उसे बार बार उसी जोड़े में देखा, कभी अपने कमरे की खिड़की में, कभी आंगन में। उसकी मां हर रात उसी से बात करती थी, कहती थी, जागी हो माया। वो घर डर का अड्डा बन गया। वो धीमे स्वर में बोली। आखिरकार चंद्रशेखर ने हर चीज मिटा दी जो उसकी याद दिलाती थी। उसका कमरा बंद करवा दिया और वो जोड़ा मुझे दे दिया। कहा, इसे कहीं फेंक दो, जला दो या बेच दो, बस ये घर से चला जाए। मैंने डर से पूछा, फिर तुमने क्या किया? मैं गरीब औरत थी, बेटी की शादी करनी थी। डर तो लगा, लेकिन सोचा कपड़ा ही तो है, क्या होगा। मैंने वो जोड़ा एक छोटी दुकान पर 5,000 में बेच दिया। उसकी आंखें अब भी डर से डूबी थीं। उस दिन के बाद से मैंने चैन की नींद नहीं ली। कभी सपने में माया दिखती है, कभी उसके हंसने की आवाज सुनाई देती है। कमरे में सन्नाटा छा गया था। हम दोनों के चेहरों पर खून नहीं था, अब सब कुछ साफ था। वो आत्मा उसी जोड़े में बंधी थी और हमने वही जोड़ा अपने लिए खरीदा था। नीरज ने गहरी सांस ली। इसका मतलब वो लड़की जो हमें दिखाई देती थी वही माया है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। और वो अब भी अपने दूल्हे की तलाश में है। नीरज ने कुछ सोचा, फिर बोला, हमें उसके पिता से मिलना होगा, शायद उन्हें सब पता हो। कामवाली ने चंद्रशेखर का पता बताया और हम उसी वक्त निकल पड़े। वो एक ऊंची बिल्डिंग में उनका ऑफिस था। नीरज ने रिसेप्शन पर कहा, हमें श्री चंद्रशेखर से मिलना है। असिस्टेंट ने कहा, साहब बिजी हैं, बाद में आइए। नीरज बोला, हम माया के बारे में बात करने आए हैं। बस इतना सुनते ही असिस्टेंट की आंखें चौड़ी हो गईं। वो बिना कुछ बोले अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद चंद्रशेखर खुद बाहर आए। सफेद बाल, भारी चेहरा, थके हुए आंखें। आप लोग माया का नाम क्यों ले रहे हैं? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। नीरज ने धीरे धीरे सब बताया। कैसे हमने वो जोड़ा खरीदा, कैसे वो आत्मा हमारे पीछे पड़ी, कैसे वो हर जगह दुल्हन की तरह दिखाई देती रही। सुनते सुनते चंद्रशेखर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कुर्सी का सहारा लिया और बोले, हाँ, हमें पता था माया कभी गई ही नहीं। कमरे में ठंडक सी फैल गई। उन्होंने धीमी टूटी आवाज में कहा, हमने सोचा था कि उसकी आत्मा अब शांत हो गई होगी, लेकिन शायद वो अब भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है।
उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हमने सब मिटा दिया, बस वो जोड़ा नहीं जला पाए। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कांपते हुए पूछा, अब क्या करें? चंद्रशेखर ने हमारे हाथ जोड़े। उसे मुक्त कर दो, वो अब भी उसी जोड़े में बंधी है। वो जोड़ा जहां तक जाएगा वो वहीं जाएगी। नीरज ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हम उस जोड़े को वहीं ले जाएंगे जहां से वो शुरू हुई थी। और उस पल मुझे लगा हम अब एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां डर की नहीं, मुक्ति की परछाई हमारा पीछा करेगी। चंद्रशेखर की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने धीमी टूटती आवाज में कहा, मुझे पता था कि मेरी बेटी माया की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। वो अब भी भटक रही है, लेकिन यह नहीं जानता था कि वो उस शादी के जोड़े में कैद है। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मेरी बच्ची मरने के बाद भी तकलीफ में है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज मेरी बेटी को मुक्त करवा कर ही सांस लूंगा। हमारी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्होंने कहा, चलो अभी मेरे साथ। हम तीनों, मैं, नीरज और चंद्रशेखर, जल्दबाजी में घर की तरफ निकल पड़े। घर के पास पहुंचते ही अंदर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो, रो रहा हो, चीजें टूट रही हों। दरवाजा खोला तो जो दृश्य सामने था उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा घर अस्त व्यस्त था। हवा में पर्दे उड़ रहे थे, कुर्सियां उलट पुलट रही थीं, फूलदान जमीन पर बिखरे थे और मेरी सास ससुर कमरे के कोने में डरे सहमे खड़े थे। मेरी सास कांपती आवाज में बोली, मनीषा, वो फिर आ गई है। नीरज ने मुझे पीछे किया और चंद्रशेखर आगे बढ़े। उन्होंने जोर से पुकारा, माया, बाहर आओ। क्या कर रही हो तुम? कमरे की दीवारें जैसे कांप उठी। एक पल में हवा ठंडी हो गई और हमारे सामने वो थी माया। शादी का वही लाल जोड़ा, चेहरा सफेद, आंखें जलती हुई। चंद्रशेखर की आवाज भर्रा गई, क्या पागलपन है ये माया? निर्दोष लोगों को क्यों सताती हो? जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा उन्हें सजा क्यों दे रही हो? माया की आंखें सुर्ख हो गईं। उसकी आवाज में एक साथ गुस्सा और पीड़ा थी। पापा, जो लड़का मुझे छोड़ गया था वो कोई और था, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है नीरज से। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो गुर्राई, अब या तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी या फिर ये मेरे सिवा किसी की नहीं रहेगी। नीरज ने मुझे पकड़ लिया, मनीषा पीछे हटो। लेकिन माया ने हवा में हाथ उठाया और मैं जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींची चली गई। मैं चिल्लाई, नीरज! उसने दौड़ने की कोशिश की पर उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। माया की आंखों में जलता हुआ गुस्सा था। कहा था ना, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने मुझे झकझोरना शुरू किया, कभी दीवार की तरफ धकेलती, कभी हवा में उछाल देती। मेरे दर्द की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे से एक तेज रोशनी की लहर अंदर आई। एक लंबा साया सा आदमी हाथ में त्रिशूल लिए हुए अंदर आया। तांत्रिक। उसकी आंखों में शांति थी पर आवाज में गूंज। वो मंत्र पढ़ने लगा, एयूएम नमः शिवाय, यूएम काल भैरवाय नमः। जैसे ही उसके शब्द हवा में तैरने लगे, माया चीख उठी। उसकी चीख ऐसी थी कि दीवारें कांप गईं, पर्दे हवा में लहराने लगे। चंद्रशेखर ने नीरज की तरफ देखा, जोड़ा लाओ जल्दी। असल में जब हम उनके साथ निकले थे तो उन्होंने पहले ही एक तांत्रिक को फोन कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अब सिर्फ मंत्र ही माया को रोक सकते हैं। नीरज कमरे की ओर भागा। माया गरज उठी, नहीं, कोई मेरे जोड़े को हाथ नहीं लगाएगा। वो उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तांत्रिक ने त्रिशूल ऊंचा उठाया और मंत्र दोहराए, महाकाल की शक्ति से तू वहीं ठहर जा। माया वहीं रुक गई। वो हवा में तड़पने लगी। उसका जोड़ा अब खुद ब खुद लहराने लगा था, जैसे उसमें कोई बंधी हुई आत्मा चीख रही हो। नीरज जोड़ा लेकर आया और तांत्रिक के सामने रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। हवा की दिशा बदल गई। पूरा घर जैसे उस शक्ति के घेरे में आ गया। माया दर्द से चिल्लाई, पापा, मुझे क्यों रोक रहे हैं? उसकी आवाज में करुणा थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक ने कहा, हे भोलेनाथ, इस आत्मा को मुक्त करो, इसके बंधन को तोड़ो। जैसे ही उसने जोड़े पर मंत्र पढ़े, माया की आत्मा धीरे धीरे उसी जोड़े में समाने लगी। वो तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। घर की दीवारें कांप रही थीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। जोड़ा अब स्थिर था। तांत्रिक ने उसे उठाया,
मंत्रोच्चार करते हुए बोरे में रखा और फिर बोला, इसे अग्नि में भस्म करना होगा। आंगन में एक हवन कुंड तैयार किया गया। उसने बोरी को उसमें डाला। घी और मंत्रों के साथ अग्नि प्रज्वलित हुई। जैसे ही आग भड़की, अंदर से माया की चीख गूंज उठी। एक लंबी, दर्द भरी, भयावह चीख। हवा भारी हो गई और फिर सब कुछ शांत। जोड़ा पूरी तरह जल चुका था, सिर्फ राख बची थी। तांत्रिक ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अब ये आत्मा मुक्त हो गई है, पर जो कुछ बचा है इसे नदी में बहा देना। हम दोनों ने उसके कहे अनुसार किया। राख, फूल, सब कुछ इकट्ठा किया और पास की नदी में जाकर प्रवाहित कर दिया। पानी में लहरों के साथ सब धीरे धीरे डूब गया। हमने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, माया को शांति देना। प्रभु, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और सबसे सच्चा दिन था। उसके बाद कई रातों तक मैं सो नहीं पाई। सपनों में वही लाल जोड़ा, वही आंखें, वही आवाज। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, अब भी मेरे कानों में गूंजती रहती थी। 3 साल बीत चुके हैं। मैं सामान्य हो चुकी हूं। नीरज भी ठीक है, घर में शांति है। लेकिन जब भी मैं अकेली होती हूं और हवा जरा तेज चलती है तो कसम से मुझे अब भी वो घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे मेरे पीछे से, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं अब भी यहां हूं,